Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the speed of sound. Let's start. आज हम साथ डिस्कस करेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है और उसके साथ साथ यही स्पीड ऑफ साउंड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट लेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से। अगर जनरली देखा जाए तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और जब ये किसी भी मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो मेजरली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? जब भी स्पीड ऑफ साउंड की बात की जाएगी तो हम साथ ही डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को और डेंसिटी ऑफ मीडियम को जिसमें हम साउंड को ट्रैवल करवा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसी के साथ साथ इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम, क्योंकि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव तो इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन, और इस मीडियम में हम प्रोपगेट कर रहे होते हैं उसकी डेंसिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। अब अगर देखा जाए तो सॉलिड्स की डेंसिटी तो ज़्यादा होती है लेकिन मॉडुलस ऑफ क्या ज़्यादा होता है? सॉलिड्स का मॉडुलस की वैल्यू भी एज सच ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। अब अगर आपसे ये कह दूं कि जितनी डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड्स एंड गैसेस से सॉलिड्स की, उससे कई गुना ज़्यादा, उससे रैपिड इंक्रीज ज़्यादा होता है मॉडुलस में। तो इसीलिए अगर हम डिफरेंट मीडियम्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये बात कि जो E बाय रो की रेशो है, जो रेशो ऑफ मॉडुलस टू डेंसिटी है, ये सॉलिड्स की बहुत ज़्यादा होती है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो रेशो ऑफ E बाय रो लिक्विड्स, और अगर फिर देखा जाए तो रेशो ऑफ E बाय रो ऑफ गैसेस, ये भी ज़्यादा होते हैं। अब ज़रा नोट कीजिएगा, अगर E बाय रो में हम देखें या नोट करें इन चीज़ों को तो डेंसिटी सॉलिड की इनसे ज़्यादा है लेकिन मॉडुलस इनसे बहुत ज़्यादा है। वो जो एक कंसिडरेट इंक्रीज है वो पूरी रेशो को ज़्यादा कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स और उसके लास्ट पे इन गैसेस अगर देखा जाए तो। अब इसी बात को जब एक्सप्लेन किया गया और एक्सप्लेन किया न्यूटन ने तो कुछ यूँ कहा गया, जब ये सारी चीज़ें न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बताई तो हमने उन्हें कहा न्यूटन्स अजम्पशन। अब न्यूटन ने जो हमें पॉइंट्स क्लियर किए वो ये थे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो साउंड है इसकी प्रोपगेशन एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, अगर इसके बाद देखा जाए तो फर्दर ऑन इसके मुताबिक ये कहा गया अगर आइसोथर्मल होगा
तो फिर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के मुताबिक नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है। और अगर देखा जाए तो न्यूटन के मुताबिक जो P है वो इनवर्स ऑफ V आता है। ये सब बताने का मतलब ये है कि न्यूटन की अजम्पशन ये थी कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड में बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। अब यहीं से हमें एक MCQ पूछा जा सकता है, हमें एक MCQ ये पूछा जा सकता है कि what is value of modulus of elasticity? What is value of modulus of elasticity according to न्यूटन्स assumption? न्यूटन के मुताबिक मॉडुलस की वैल्यू क्या थी, और साथ हमें ऑप्शंस दे दी जाती हैं। अल्फा इज प्रेशर, बीटा इज गैमा, चार्ली इज गैमा इंटू पी एंड डेल्टा इज पी बाय गैमा। अब जरा नोट कीजिएगा ये बात। न्यूटन ने कहा प्रोपगेशन ऑफ साउंड एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। साउंड की प्रोपगेट करने में प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और साथ ही ये भी कहा कि जो जनरली जो वैल्यू ऑफ मॉडुलस है वो होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मुकम्मल डेरिवेशन आपकी एफएससी की बुक में गिवन है। और अगर यहाँ से देखा जाए तो फिर हम फार्मूला कह सकते थे कि V इज़ इक्वल टू अंडर रूट E बाय रो की बजाय वी कैन आल्सो से P बाय रो, विच इज़ इक्वल टू ATM था तो 101325 पास्कल, जिसको आप 1.01 क्रॉस 10 पावर 5 पास्कल भी कहते हैं, विच इज इक्वल टू 1 ATM। डेंसिटी ऑफ एयर होती है 1.29। अगर मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूँ सो दिस बिकम्स 101325 पास्कल। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 विच इज इक्वल टू 280 मीटर्स पर सेकेंड। ये थी थ्योरेटिकल स्पीड ऑफ साउंड बाय न्यूटन। अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्वेश्चन को कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस, तो फिर तो स्टूडेंट्स वो सिर्फ प्रेशर आ जाती है। अगर न्यूटन की बात की जाती है तो हमने फिर देखा यहाँ से कि थ्योरेटिकल वैल्यू आ गई 280 मीटर पर सेकेंड, तो फिर एक्चुअल वैल्यू क्या थी? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर्स पर सेकेंड। हमें यहीं से एक MCQ और कुछ यूं पूछा जा सकता है, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन न्यूटन्स अजम्पशन? क्योंकि देखें ना, हमें ये बात तो समझ आ गई कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो 332 थी, जो न्यूटन ने वैल्यू बताई है वो 280 है, तो इसमें एरर तो है। कितना एरर परसेंटेज वे में पॉसिबल है वो हम अभी देख लेते हैं। हाउ मच एरर इज पॉसिबल इन न्यूटन्स अजम्पशन? ज़रा नोट कीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट एरर की,
तो इन दिस केस एब्सोल्यूट एरर इज, अगर तो एब्सोल्यूट की बात की जाए तो डैट इज 332 माइनस 280 इज इक्वल टू 52 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज एब्सोल्यूट एरर्स। और अगर तो बात की जाती है परसेंटेज एरर की तो 52 बाय 332 इज इक्वल टू, और साथ यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई 100 विच इक्वल्स 16%। तो स्टूडेंट्स इन सारी वैल्यूज में से 16% एरर था न्यूटन्स की अजम्पशन में, जिसने मजबूर किया कि हम इसको सच ना माने क्योंकि ये तो प्रॉपर है ही नहीं। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट मंजरे आम पे आए और फिर उन्होंने न्यूटन की इस अजम्पशन में करेक्शन की, जिसे हमने नाम दिया लैप्लास करेक्शन का, कि लैप्लास की कौन सी बातें ठीक थी और करेक्शन किस तरह से की। तो नोट कीजिएगा, लैप्लास ने पहली बात ये कही कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है, जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। सबसे जो बड़ा इशू था वो यही था। न्यूटन ने प्रोसेस को चूज करने में मिस्टेक की, वो उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया कि साउंड की प्रोपगेशन से टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। हमने अभी डिस्कस भी किया था, कंप्रेशन में ज़्यादा हो जाता है, रेयरफैक्शन में कम हो जाता है, और अगर ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए तो टेम्परेचर साउंड की प्रेजेंस से हमेशा बढ़ता है। तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, इतना रैपिड होता है कि कोई हीट ना तो अंदर आती है सिस्टम के और ना ही सिस्टम से बाहर जाती है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। अब अगर यहाँ से देखें तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। अगर फर्दर देखा जाए तो कहा गया कि ये बॉयल्स लॉ को नहीं, बल्कि ये तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ को फुलफिल करता है, सिंपल बॉयल्स लॉ को नहीं। दिस फॉलोज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। और अगर देखा जाए तो पी वी नहीं, पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है इस केस में। गैमा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या आपने पढ़ा था अपने एफएससी के दौरान, ये टेम्परेचर के इफेक्ट को शो करने के लिए यहाँ पर आता है। अब अगर नोट करें हम फर्दर तो इस केस में अगर देखा जाए तो वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पी नहीं बल्कि गैमा पी होता है। अब गैमा की वैल्यू अलग अलग होती हैं। अगर तो गैमा की वैल्यू की हम बात करते हैं फॉर मोनो एटॉमिक तो वो सेपरेट है। अगर हम गैमा की वैल्यू की बात करते हैं फॉर डायटॉमिक तो वो सेपरेट है। अगर गैमा की वैल्यू की बात करते हैं फॉर पॉली तो वो फिर सेपरेट होगी। वैल्यू ऑफ गैमा फॉर मोनो एटॉमिक जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, इन गैसेस के लिए वैल्यू ऑफ गैमा इज 5/3 which is 1.67। वैल्यू ऑफ गैमा फॉर डाइएटॉमिक जैसे कि H2N2O2 Cl2 फॉर दीज गैसेस वैल्यू इज 7/5 which is equal to 1.4। वैल्यू ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए जो गैमा की होगी that is 9/7 which is 1.29। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं एयर की। अगर एयर की बात कर रहे हैं तो एयर इज अ डाइएटॉमिक गैस, वैल्यू 1/4 बनती है। और अगर मैं यहीं से इसको पुट करूं जैसे कि मैं कह सकता हूं V इज इक्वल टू गैमा P
बाय रो। तो याद रखिएगा दिस इज 1.4 टाइम्स 101325 बाय 1.29। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, और जब इसको हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं सो वी गेट 333 मीटर्स पर सेकेंड। और जब यहीं पर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की, तो स्टूडेंट्स वो हमें मिल जाती हैं 332 मीटर्स पर सेकेंड। ये तो आपस में बहुत करीब है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। अगर मैं इस केस की बात करूं तो याद रखिएगा कि इस केस में जो एरर है, अगर तो एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर इज ओनली 1 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं बात करता हूं परसेंटेज एरर की तो डैट इज ओनली 0.3%, विच इज क्वाइट नेग्लिजिबल। इतना एरर तो कुछ भी नहीं है। तो अब तक हमारे पास जो मोस्ट एक्यूरेट अप्रोच है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट करने के लिए, डैट इज एक्चुअली लैप्लास करेक्शन। ये था हमारा कि स्पीड ऑफ साउंड कैसे कैलकुलेट की गई और उसमें कौन कौन से फीचर सामने आते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से और किन किन फैक्टर्स पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर सकती है। तो हम बात करने लगे हैं फैक्टर्स जिन पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हम क्योंकि बात कर रहे हैं एयर के लिहाज से तो हम फिर उसी को जनरल लेके चलेंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स। तो अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड की। तो चलिए अब हम सारे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट फैक्टर इज, जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है दैट इज प्रेशर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर की। तो नोट कीजिएगा, अगर तो कोई भी क्वेश्चन एमटीकैट में स्पीड ऑफ साउंड के साथ प्रेशर का लिंक आ जाए तो आपने एक बात क्लियरली याद रखनी है कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। डिपेंड प्रेशर पे नहीं करती। क्यों नहीं करती? सिंपल नोट कीजिएगा, V इज इक्वल टू होता है गैमा P बाय रो, एंड दिस रो इज आल्सो इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। अगर यहाँ से आ जाए वॉल्यूम ऊपर, दिस बिकम्स गैमा पी वी बाय एम। और गैमा पी वी तो कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। जितना प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम अल्टीमेटली कम हो जाता है। वी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से हमें जनरल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो ना ये सारा फैक्टर तो कांस्टेंट है ना हमारे पास, और गैस का मोलर मास भी कांस्टेंट होता है और गैमा भी कांस्टेंट, सब कुछ तो कांस्टेंट है। तो प्रेशर को बदलने से फर्क स्पीड पर नहीं पड़ता। सवाल कुछ ऐसे भी आ सकता है, इफ प्रेशर ऑफ एयर, इफ प्रेशर ऑफ एयर increases from 1 atm to 3 atm, स्पीड ऑफ साउंड विल बी, वो क्या हो जाएगी? हमें अल्फा ऑप्शन दिया जाता है, वो वी ही रहेगी, 2v
3V या फिर V/3। तो देखें प्रेशर को चेंज करने से फ़र्क स्पीड पर तो ऐसा सच पड़ता ही नहीं है। तो स्पीड जो पहले थी V थी स्टूडेंट्स, वो V ही रहेगी। स्पीड पर ज़रा भी फ़र्क प्रेशर का नहीं है। स्पीड ऑफ साउंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड फैक्टर की। ये हमारा हो गया यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर। एंड अब हम बात करते हैं अपना सेकंड फैक्टर विच इज़ डेंसिटी। हम डेंसिटी ये बात तब करेंगे अगर हम ये बात अज्यूम कर लें कि प्रेशर इज कांस्टेंट। क्योंकि फ़र्क तो लाजमी सी बात है, नहीं पड़ता। प्रेशर को अगर कम ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम तो चेंज होता है ना। तो हमने कहा प्रेशर कांस्टेंट है। अब बात करते हैं, तो नोट कीजिएगा, स्पीड ऑफ साउंड इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके लिए आज से आगे, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। वो कैसे, ज़रा नोट कीजिएगा यहाँ पर। V इज इक्वल टू गैमा P बाय रो। हमने कहा प्रेशर कांस्टेंट, गैमा तो पहले कांस्टेंट था। तो यही लिंक कुछ ऐसे बन सकता है कि वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है अल्टीमेटली उसका फिर उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है। हमें एक एमसीक्यू क्यों पूछा जा सकता है सिंपली कि इन विच ऑफ फॉलोइंग गैस और गैसेस स्पीड ऑफ साउंड will be मिनिमम। सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड किस में होगी? हमें अल्फा ऑप्शन दिया जाता है, हाइड्रोजन, बीटा, हीलियम, चार्ली, नियॉन एंड डेल्टा, आर्गॉन। अगर इनमें से देखें तो जो सबसे ज़्यादा डेंस गैस है जिसका मोलर मास अल्टीमेटली ज़्यादा है दैट इज़ आर्गॉन। तो फिर इनमें से जो सबसे कम स्पीड है वो उसकी होगी जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनवर्स लिंक था। एंड आर्गॉन इज़ द मोस्ट डेंस गैस आउट ऑफ ऑल दीज। तो हम यहाँ पर इस लिहाज से भी लिंक निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह का बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सेम वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमें, और वो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। बताइए रिलेशन कौन सा करेक्ट होगा इनमें से। हमें सबसे पहले जो ऑप्शन दिया जाता है दैट इज VO2 is equal to 4 times of VH2। बीटा में दिया जाता है VO2 is equal to VH2। चार्ली है VO2 is equal to VH2 by 4, और डेल्टा है VO2 is equal to VH2 by 16। कहता बताएं इनमें से कौन सी बात बिल्कुल ठीक है।
हम स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं इन दिस रिस्पेक्टिव केसेस कि H2 और O2 में से बताएं कि कौन सी स्पीड ठीक है, रिलेशन कौन सा ठीक होगा। स्टूडेंट्स, मैं डेंसिटी से निकालने की बजाय इस सारे रिलेशन को एक और फैक्टर से ज़्यादा इजीली निकाल सकता हूँ, एंड दैट इज़ मोलर मैस। ये सारी बातें हम मोलर मैस के लिहाज से भी कर सकते थे ना। वो कैसे? हमें तो इस बात का पता है कि V इज इक्वल टू गैमा P बाय रो होता है, एंड रो मीन्स मैस पर वॉल्यूम। मैं ऊपर ले गया वॉल्यूम को, यहाँ पर आ गया गैमा PV बाय M। ज़रा नोट कीजिएगा, अगर तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि PV का सेम होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, गैमा तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ से ये भी तो बात कर सकता था कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मैस, है ना। तो ज़रा नोट कीजिएगा, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड is inversely proportional किसके? टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मैस ऑफ गैस, मोलर मैस ऑफ गैस। अब जरा नोट कीजिएगा, सिर्फ बात किसकी भला की गई है? बात की गई है O2 और H2 की। अगर आप सिंपल देखें तो O2 का मोलर मैस क्या होता है भला? मोलर मैस ऑफ O2 इज 32, मोलर मैस ऑफ H2 इज 2, और मैंने निकालनी है स्पीड का रिलेशन O2 का H2 से। ज़रा नोट कीजिएगा, यहाँ पे हम सिंपल बात यूँ नहीं कह सकते कि V ऑफ O2 बाय V ऑफ H2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मैस ऑफ H2 बाय O2। आपने नोट किया, सब्सक्रिप्ट्स क्रॉस में आए क्योंकि इनवर्स रिलेशन था। VO2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H2 का 2 था, जबकि O2 का 32 था, टाइम्स VH2। अब देखिएगा, यहाँ पे ये कट गए, ये आ जाता है 16। अच्छा, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 16? 4 होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या गेन होगा? VO2 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स VH2। स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा ठीक हो गया भला? VO2 इज इक्वल टू VH2 बाय 4। तो ये हमारे पास सिंपल सा रिलेशन था। यही क्वेश्चन आपकी बुक में भी शामिल है, जिसमें बात की जाती है मोलर मैस के लिहाज से। तो याद रखिएगा कि मोलर मैस के लिहाज से भी हम क्वेश्चंस को जनरली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम क्वेश्चंस देखें तो वो कौन से पॉसिबल हैं? ज़रा नोट कीजिएगा आप। जो हमारे पास फर्दर जो नेक्स्ट फैक्टर इस पर डिपेंडेंस हो सकती है, दैट फैक्टर इज एक्चुअली टेम्परेचर। दैट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंस पॉसिबल है? आप सिंपल लिंक याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्पीड ऑफ साउंड इज directly proportional to square root
स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये सारी बात मैं यूं भी लिख सकता हूं, देखें ज़रा कि v डायरेक्ट आता है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के। दिस इज द लिंक विद टेम्परेचर। हमें यहां से पहला एमसीक्यू वाला क्या पूछा जा सकता है? ओवर फर्स्ट एमसीक्यू कैन बी speed of sound is maximum in, maximum किस में है? अल्फा कोल्ड एयर, वार्म एयर, चार्ली, both of these, डेल्टा none of these। हमें सिंपल सा पता है कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है। कोल्ड और वार्म में सेम स्पीड नहीं हो सकती, टेम्परेचर ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा। सो ऑप्शन इज वार्म एयर। वार्म में हमेशा स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि वार्म का टेम्परेचर कोल्ड से ज़्यादा होता है। हमें ये सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे भी, एट व्हाट टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इज डबल्ड as compared to 27 डिग्री सेल्सियस। कहता है जो स्पीड 27 डिग्री सेल्सियस पर थी, इससे डबल स्पीड किस टेम्परेचर पर पॉसिबल होगी, हमने ये बताना है। नोट कीजिएगा, हमें ऑप्शंस कौन कौन से गिवन हैं। ऑप्शंस आर गिवन एज 1200 डिग्री सेल्सियस, 1159 डिग्री सेल्सियस, 927 डिग्री सेल्सियस और साथ ही 856 डिग्री सेल्सियस। बताइए कि इनमें से किस केस में स्पीड ऑफ साउंड डबल होगी। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना के उसमें कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ज़रा नोट कीजिएगा। सबसे पहले उसने कहा डबल हो जाए स्पीड ऑफ साउंड। हमारे पास लिंक एक ही था, मैं उस लिंक को यूज़ करता हूँ। कुछ यूँ बन जाएगा, V2 by V1 is equal to under root T2 by T1। V2 डबल हो गया था 2V, ये सिंपल था V, इधर आ गया T2 by T1। मुझे T2 निकालना है। यहाँ पर ये V से हो गया कैंसल। अब मुझे ख़त्म करना है, रूट तो स्केयर आ जाएगा। स्केयर लेने पर 2 का स्केयर बिकम्स 4T1 इज इक्वल टू T2। स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, T1 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया T2। ये कैपिटल T है, मुझे केल्विन में पुट करना है इसको, तो 27 प्लस 2 73, ये हो जाएगा केल्विन में चेंज, विच इज इक्वल टू 300 केल्विन, जो कि आ गया 1200 केल्विन। दिस इज 1200 केल्विन आ गया हमारे पास। क्या हमारी ऑप्शन केल्विन में है? क्या ये ऑप्शन है? नहीं, ये तो सेल्सियस में है। सेल्सियस में चेंज करने के लिए मुझे दोबारा 273 माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही माइनस किया 273 1200 में से, सो रिमेनिंग आंसर इज 927 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। जो डायरेक्ट आंसर निकलेगा वो ही नहीं सही, वो तो केल्विन में होगा। अच्छा, इस सारे केस को ना मैं इस एक प्रॉपर यूं सॉल्व करने के बजाय शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकता था। वो वाला क्या है जरा देखिएगा। शॉर्टकट इज T डैश
इज इक्वल टू n स्क्वेयर टी। हाँ, आपका आंसर इसमें केल्विन में आएगा, लेकिन वो आप बाद में चेंज कर सकते हैं। कहा गया किस पर डबल हो जाएगी, तो n का मतलब है 2, डबल, 2 स्क्वायर 4, 4 टाइम्स। डायरेक्ट आप इस स्टेप पे आ गए, आपका आंसर आएगा, उसको आप सेल्सियस में चेंज कर लेंगे अगर आपको ऑप्शन सेल्सियस में गिवन है। इफ ऑप्शंस आर इन केल्विन तो डायरेक्ट यही वाला आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, इस शॉर्टकट से भी बगैर अंडर रूट और स्केयर लिए आप डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि स्पीड को डबल करना था तो यहाँ पर n2 होगा, कि 2 मीन्स डबल। ये हमारे पास एक सिनेरियो है। स्टूडेंट, साथ ही हम बात करेंगे बाकी फैक्टर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बात अभी की कि टेम्परेचर का अगर वो क्वेश्चन इस तरह से पूछे या अगर पूछता है कंपैरेटिव वे में, तो हम यूं बता सकते हैं। और अगर ऐसे बात ना की जाए, अगर वो क्वेश्चन हमसे कुछ ऐसे पूछे, ज़रा नोट कीजिएगा, अभी हम टेम्परेचर को ही साथ लेके चल रहे हैं, और अगर वो हमें क्वेश्चन कुछ इस तर्ज में पूछ लेता है कि what will be speed of sound, what will be speed of sound at, क्या होगी स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस, और साथ ही हमें ऑप्शंस कुछ यूं दे दिए जाते हैं। अल्फा इज 332 मीटर्स पर सेकेंड, बीटा इज 338.4 मीटर्स पर सेकेंड, चार्ली इज 344.2 meters per second, and delta is 348.4 meters per second। स्टूडेंट, अब उसने हमसे कंपैरिजन नहीं मांगा तो हम इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वी नीड 2 वेलोसिटीज और 2 टेम्परेचर्स टू सॉल्व दिस वन। उसने कहा बताएं 20 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड क्या होगी। तो इसका बहुत सिंपल सा नोट कीजिएगा फार्मूला, Vt is equal to V0 प्लस 0.61t। अगर यहाँ से देखा जाए तो दिस V0 is actually speed at 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ गया 332 प्लस 0.61t। ये होती है स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। कितने सेल्सियस आप इंक्रीज करते रहेंगे, पर सेल्सियस 0.61 ऐड होता रहेगा। सो दिस इज फ्रैक्शनल चेंज पर सेल्सियस। 332 तो है, लेकिन हर एक सेल्सियस के बढ़ने पर 0.61 फर्दर स्टूडेंट्स ऐड होता रहता है। एंड अगर यहाँ से देखें हम, तो दिस इज स्मॉल टी मीन्स this is actually temperature but in degree Celsius format। जरा नोट कीजिएगा, Vt is equal to 0.61 into 20 plus 332। हमारे पास थोड़ी सी आ जाएगा 12.2 plus 332, which becomes 344.2 meters per second। So out of all these, Charlie option is correct इन ऑप्शंस में से। कई बार पूछा ये भी जा सकता है कि बताएं इस 0.61 का यूनिट क्या है। बच्चे फौरी कह देते हैं कि नो यूनिट, दिस इज अ कांस्टेंट। This is not a number. This is actually ratio of speed to temperature। ये आपकी बुक में प्रॉपर लिखा है, ड्राइव किया गया है इसको। तो याद रखिएगा कि यूनिट ऑफ 0.61 इज मीटर पर सेकेंड पर सेल्सियस। ये हमें याद रखना होगा, क्योंकि ये 0.61 ऐसे नहीं आ जाता।
हम इसके लिए डिवाइड करते हैं 332 को 546 से, तो दिस इज एक्चुअली रेशियो ऑफ स्पीड टू टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो हमने वहाँ से इसको निकाला है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है टेम्परेचर का इफेक्ट, जो जहाँ से MCQ डिफरेंट फॉर्म में आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा मेजर इफेक्ट जो फिर इसके बाद जो बचते हैं वो कौन कौन से हैं? एक इफेक्ट है ह्यूमिडिटी। अब आपको जनरली पता है कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। ह्यूमिडिटी इज एक्चुअली वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन एयर। जो वाटर कंटेंट इन एयर मौजूद होता है हम उसको ह्यूमिडिटी कह देते हैं। वाटर कंटेंट इन एयर। और आप एक सिंपल सी बात याद रखिएगा हमेशा कि स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिड एयर में ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड एज कंपेयर टू ड्राई एयर। वो कैसे? क्योंकि जो नेट मोलर मास है, जो नेट मास पर वॉल्यूम, वो कम हो जाता है। हम पहले बात करते हैं ड्राई एयर की। ड्राई एयर का मतलब ये है कि दिस इज अ यूनिट वॉल्यूम बॉक्स, इसमें सिर्फ एयर है। एयर का मतलब ये हो गया, हम अभी बात कर रहे हैं ड्राई की, तो एयर मतलब ये कि अंदर O2 है और N2 है, और तो कुछ भी नहीं है। तो जो इसका एवरेज मास बनता है, एवरेज मास दैट इज O2 32 N2 28/2 is equal to average mass of dry air is 30, क्योंकि 32 + 28 becomes 60, 60/2 30 आ जाएगा। अब मैं यही बात करता हूँ, लेकिन ये सेम बात करता हूँ अब मैं ह्यूमिड एयर के साथ। मेरे पास ये आ गया बॉक्स, दिस इज यूनिट वॉल्यूम, नाउ दिस इज ह्यूमिड एयर, दिस इज ह्यूमिड एयर। यहाँ पे O2 है, N2 है और H2O है। अब नोट कीजिएगा, एवरेज मास इज इक्वल टू O2 32 N2 28 प्लस, अब यहाँ पर वाटर भी तो शामिल है, तो दिस इज +18/3, दिस इज 26 एवरेज। स्टूडेंट्स, क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर तो मैं यहाँ पर सिंपल देखूँ तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होता है। जिसका मास कम है डेंसिटी भी कम होगी। इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर कम है किससे? डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर से। और अगर डेंसिटी कम है तो स्पीड को ज़्यादा होना चाहिए, इनवर्स लिंक था। तो स्पीड इन ह्यूमिड एयर इज मोर देन स्पीड इन ड्राई एयर, हमें ये बात याद रखनी है। और हमारा जो लास्ट केस होगा, दैट लास्ट केस इज एक्चुअली विंड, के हवा से क्या फ़र्क पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड पे। हम सिंपल 2 केसेस नोट कर लेंगे, फिर हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड हो जाएगा। वो 2 केसेस ज़रा नोट कीजिएगा सिंपली, कौन कौन से हैं। पहला केस तो ये है कि इफ़ अ सोर्स ऑफ साउंड इज एमिटिंग साउंड, ये हम साउंड को निकाल रहे हैं, दिस इज V, और एयर B इसी सिमत में मूव कर रही है, एयर B ऐसे ही जा, W मीन्स विंड। स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर जो हमारी नेट स्पीड ऑफ साउंड होगी वो विंड की वजह से ऐड हो जाएगी। और अगर तो ऐसा हो जाए कि एक सोर्स ऑफ साउंड को एमिट कर रहा हो और साउंड प्रोपगेट कर रही है, लेकिन विंड उससे मुखालिफ सिमत में आ रही है, विंड इज ट्रैवलिंग ऑपोजिट टू प्रोपगेशन ऑफ साउंड, तो स्टूडेंट्स इस केस में जो नेट स्पीड होगी
उसमें से विंड का फैक्टर माइनस हो जाएगा। तो हमने देखा कि टेक्स्ट बुक में सिर्फ बात की जाती है 3 फैक्टर्स की, दैट इज प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। हमने आज बात की है 6 फैक्टर्स की, प्रेशर, डेंसिटी, मोलर मास, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और उसके साथ साथ विंड। तो ये हमारे सारे वो फैक्टर्स हैं जिन पे स्पीड ऑफ साउंड ईजीली डिपेंड कर सकता है। और हमने इसके लिहाज से तमाम रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स एमसीक्यूज भी देख लिए। यहाँ से मैं एमसीक्यू कुछ वर्बली बोल रहा हूँ, नोट कीजिएगा। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इफ़ एन एक्सप्लोजन अकर्स, धमाका हो जाता है, ऑन अ डिस्टेंट स्टार, किसी दूर सितारे पर कोई धमाका हो जाता है, देन हाउ कैन यू ऑब्जर्व दिस, देन वो आप ऑब्जर्व कैसे करेंगे। अल्फा ऑप्शन, गौर से सुनिएगा, अल्फा ऑप्शन by sound of explosion, beta option by watching the explosion, Charlie option by vision and by sound, delta option it cannot be observed, हम देख ही नहीं सकते। अब नोट कीजिएगा, दूर दराज सितारे में एक धमाका होगा, एक्सप्लोजन होगा, आप उसको देख रहे हैं और वो कहता है कि धमाका आप कैसे, क्या उसकी लाइट आप तक आ सकती है, क्या उसकी साउंड आप तक आ सकती है। तो एक्सप्लोजन की साउंड हम तक तो नहीं आ सकती, क्योंकि उस स्टार और अर्थ के दरमियान में है वैक्यूम, एंड साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो हमने कहा कि साउंड तो नहीं आएगी, लाइट तो आ सकती है। अगर एक्सप्लोजन हमारे सामने आसमान पे किसी स्टार में होता है तो वी कैन ऑब्जर्व इट बाय विजन, बाय विजन तो पॉसिबल है, बाय साउंड पॉसिबल नहीं है। सो आंसर विल बी बाय विजन ओनली।